तो यार मोशन इन अ प्लेन, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, मोशन वाली क्लास में, यार हमें देखना है कि हमारा पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहा है तो वो कितनी एक्सिस कवर कर रहा है एट द सेम टाइम। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा कोई पार्टिकल है और वो सिर्फ एक ही एक्सिस कवर कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया, नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, तो फिर वो हमारा मोशन किस टाइप का बन जाता है? वो बन जाता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब हमें डिस्कस करना है मोशन अलोंग अ प्लेन। तो मोशन अलोंग अ प्लेन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि यार हमारा जो पार्टिकल है वो मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है एट द सेम टाइम। मतलब वो एक्स एक्सिस में भी कवर कर रहा है, वाई एक्सिस में भी कवर कर रहा है, या फिर वो तीनों एक्सिस को एक साथ कर सकता है, एक्स वाई और जेड। तो जब हम मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए वो वेक्टर्स की पता होनी चाहिए। वेक्टर्स में अभी पढ़ा नहीं रहा, सबसे पहले बस इतना ही बता दो। राधिका एक मिनट, आप क्या कह रहे हो? ठीक है राधिका, भी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, डन। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो कि आपको वेक्टर्स में क्या ये चीजें आती हैं? अभी हमारे सिर्फ दो ही चीजों का काम है। तो एक देखो, क्या आपको वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आता है? और दूसरा, क्या आपको वेक्टर्स को रिजॉल्व करना आता है? ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं? नो। नो सर। नहीं आते? तो नो ठीक है सर। भैया, तो सबसे पहले इस पे ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना मोशन इन अ प्लेन सही से स्टार्ट करते हैं। भाई वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें कंसीडर करनी है। यार हमने अभी तक, मतलब नाइन्थ क्लास कह लो या टेंथ क्लास कह लो, वहां तक हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर कोई भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, अगर कोई भी चीजें सेम डायरेक्शन में आ रही है, सपोज दिस इज क्वांटिटी ए, दिस इज क्वांटिटी बी, और मैं पूछूं भैया अगर ये सेम डायरेक्शन में तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? भाई नो रिस्पॉन्स। अरे पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है भाई? नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो? सर सर जीरो। 150। 0 डिग्री। यार जीरो। 0 डिग्री। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं और वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। और अगर इन दो क्वांटिटीज के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने नाइन्थ क्लास में एक ये वाला क्वेश्चन किया होगा कि भैया ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे दो लोगों ने फोर्स लगाया। एक बंदे ने इधर फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, एक बंदे ने इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। तो बताओ इन दोनों पे मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है इस बॉक्स के ऊपर? सर 7 न्यूटन। 7 न्यूटन। और सेवन। डायरेक्शन क्या होगी? जब दोनों ही राइट में लग रहे हैं तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? सर राइट हैंड साइड राइट। होगी। तो ये वो एग्जांपल हो गया। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं कि भैया मैंने दो लाइंस एंटी पैरेलल ड्रॉ कर दी हैं, मतलब दोनों एक पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही है और एक नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रही है, तो अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? अब इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। 180 सर। तो जब भी हमारे पास एंगल 180 डिग्री होगा तो भी हमें कोई दिमाग नहीं लगाना इतना, भैया हम डायरेक्टली चीजों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि यही क्वेश्चन ले लो, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दो कि यार एक बंदे ने इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, एक बंदे ने इधर फोर्स लगाया 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना आएगा और किधर आएगा? सर 3 न्यूटन। ये तो ठीक है, चलो नेट फोर्स 3 न्यूटन आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी नेट फोर्स की? सर राइट। 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 राइट क्यों? क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड वाला फोर्स ज्यादा बड़ा था। तो ये दोनों चीजें, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल वाली चीजें तो पढ़ रखी है हमने लोअर क्लास से। अब हम 11th क्लास में वेक्टर को जब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंगल ले आते हैं, कोई रैंडम एंगल। तो मैंने कहा कि भैया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ए और ये कोई दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी। इन दोनों के बीच में ना तो एंगल 180 है ना तो एंगल 0 डिग्री है। तो भाई अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा? ना आप डायरेक्टली ऐड कर सकता ना सब्ट्रैक्ट कर सकता, फिर क्या करें? तो इस केस में हम निकालते हैं इनका रिजल्टेंट, कि जब मेरे को ए और बी का नेट नेट फाइंड करना होगा तो मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? अब ये तो पता ही होगा, लास्ट क्लास में भी कुछ एक आधा कुछ ऐसे किया था। रिजल्टेंट का फॉर्मूला यस सर। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा? थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। बस इतनी सी चीज है, चेक करो इसमें कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो सर। बढ़िया। अब सिमिलरली देखो, हमने इस रिजल्टेंट वाले मेथड में क्या किया, हमने इस रिजल्टेंट वाले मेथड में दो वेक्टर्स का एक कंबाइंड इफेक्ट फाइंड किया।
भाई मेरे पास दो वेक्टर थे ए और बी, और मैंने इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट फाइंड किया। उस कंबाइंड इफेक्ट को हम कहते हैं रिजल्टेंट। अब रिजोल्यूशन सेकंड वाले में क्या करना है, हमें इसका उल्टा करना है कि मेरे को एक सिंगल वेक्टर गिवन है। अगर मेरे को एक सिंगल वेक्टर गिवन है तो मैं इसको कंबाइंड इफेक्ट मान के चल रहा हूं, और मैं इसके बाकी दो वेक्टर्स फाइंड करना चाहता हूं ए और बी। तो अब वो कैसे सॉल्व करें? पहले ये बताओ, मतलब सर, टारगेट समझ में आया हम क्या करना चाह रहे हैं? नो सर। नहीं समझ में आया, डन। भाई मैं कह रहा हूं मेरे पास दो वेक्टर थे ए और बी, मैंने इन दोनों का नेट फाइंड कर लिया था ना, ये रिजल्टेंट आ गया था ना। यस सर। अब इसका Yes, उल्टा sir. करना है नीरज, इसका उल्टा, कि भाई मेरे को आर गिवन है, अब मैं ए और बी कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो जब मेरे को आर गिवन हो और मैं ए और बी कैलकुलेट करना चाहूं, तो वो हमारा कहता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स। यस सर। तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यार अगर मैं कोई एक रैंडम एंगल ले लूंगा तो मैं उसके दो कंपोनेंट्स ए और बी फाइंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ना तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना कुछ बनेगा। तो हम क्या करते हैं हमेशा कि इस आर को हमेशा दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में क्यों स्प्लिट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट में स्प्लिट करने का बस एक ही रीजन है कि भाई मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, और जैसे ही मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा तो मैं अपना कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके चीजों को कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या ये रीजन समझ में आ गया कि ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर क्यों लिए मैंने? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब देखो क्या करना है। यार अगर ये मैंने यहाँ पे बी ड्रॉ किया है तो मैं इस बी का पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर सकता हूं ना, ताकि ये क्लोज ट्रायंगल बन जाए। तो ये मैंने बी का पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। मैंने इस वाले को एंगल थीटा मान लिया। अगर मैंने इस वाले को एंगल थीटा मान लिया तो यार आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो और मुझे किसी तरीके से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बताओ। तो जब मैं ए की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो ए मेरा बेस है, और मेरे को ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है आर, तो मैं यूज करूंगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज ए बाय हाइपोटेन्यूज आर। तो ए की वैल्यू हमेशा कितनी लिखनी है मेरे को? ए की वैल्यू हमेशा आर कॉस Or थीटा cos लिखनी है। theta. तो जब भी मैं आपको ट्राइंगल का बेस फाइंड करने के लिए बोलूं तो आप सीधा सीधा लिख दो हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। अब सिमिलरली जब मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो मैं यूज करूंगा साइन थीटा, क्योंकि बी मेरा परपेंडिकुलर है और आर मेरा हाइपोटेन्यूस है। तो मेरे पास डायरेक्टली बी की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा। तो अब मैं आपको इसका एक जो दूसरा तरीका है जो यूजुअली हम सब पढ़ाते हैं इस तरीके से, भाई सीधा सीधा याद क्या रखना है कि अगर ये मेरे पास एक रिजल्टेंट है और मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, तो जिसके साथ भी एंगल बन रहा होगा, जिसके साथ भी एंगल बन रहा होगा वो हमेशा कॉस थीटा वाला टर्म होगा, और दूसरा टर्म हमेशा क्या बनेगा? साइन Sin थीटा Sin बनेगा। theta. Sin theta. बिल्कुल, बस आपको इस तरीके से याद रखना है और कुछ अभी दिमाग नहीं लगाना। भाई रिपीट कर देता हूं, जिसके साथ भी एंगल बने वो हमेशा कॉस थीटा लिख दो उसको, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दूसरा, उसको लिख दो आर साइन थीटा। अभी फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत हो जाएगा, सफिशिएंट है Yes, इतनी sir. इंफॉर्मेशन। भैया डन डना डन? Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, sir. बढ़िया। अब देखो हम इसको कहाँ यूज करेंगे, बस अभी मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट नहीं कर रहा कुछ भी, हम इसको कहाँ यूज करेंगे। जैसे अगर आपको याद हो यार, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज बताया था कि अगर मैं किसी एक पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं किसी एक एंगल पे, मैंने कहा ये इनिशियल वेलोसिटी यू है और ये मैंने एंगल पे थ्रो करी है, तो मुझे पता है ये पार्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ट्रेवल करेगी। ये कुछ ना कुछ ऊपर भी जाएगी और कुछ ना कुछ आगे भी जाएगी। तो इसने कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस में चीजें करी हैं, कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में चीजें करी हैं। तो यार क्या मैं इस वेलोसिटी को, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे को एंगल भी दे रखा है, क्या मैं इस वेलोसिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूं? Yes, sir. तो वेलोसिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा तो एक वेलोसिटी आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में जो मेरे को चाहिए, और एक वेलोसिटी आ जाएगी वाई डायरेक्शन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक्स डायरेक्शन को अलग लेके चलते हैं और वाई डायरेक्शन को हमेशा अलग लेके चलते हैं। तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन में कितनी लिखूं वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी? Sir, 0. सिमरन जीरो क्यों होगी? मैंने अभी बताया जिसके साथ एंगल बनता है वो वाला टर्म क्या हो जाता है? Sir, Cos R theta. तो Theta, ये हो R जाएगी cos यू theta. कॉस positive. थीटा।
cos बिल्कुल, theta. u cos थीटा। सिमिलरली जो मेरा दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचा सर उसकी उसका वैल्यू, r sin थीटा। वेरी गुड, तो ये हो Sin. जाएगा u, इधर हाइपोटेन्यूस sin- u है तो u sin थीटा, क्योंकि ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, दैट इज u। चेक कर लो, ये समझ में आ गया कहाँ इसको यूज करेंगे। yes sir, यस सर। यस सर। done done डंडनाडन, अरे क्या बात है, बढ़िया। तो अगर मैं ऐसा ही कुछ एक और चीज दे दूं तो उसको स्प्लिट करके दे दोगे मेरे को? yes sir, यस सर। यस सर। चलो देखते हैं भैया, देखते हैं, जोश तो आज पूरा दिखा रहे हो, यस सर। बढ़िया बात है। ऐसे ही बस मेंटेन कर लेना, पता चला कि ये जोश सिर्फ आधे घंटे का जोश है और उसके बाद फिर मरे पड़े हैं। ऐसा भी मत करना, जनरली ऐसा ही होता है। एक क्लास, पिछली क्लास में तुमने ऐसे ही लोगों ने किया था, स्टार्टिंग में तो बढ़िया जोश है, फिर एंड में धीरे धीरे अरे सर बस खत्म तो करो। चलो इधर देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हमें ना अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन वगैरह में। यार मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, उसके ऊपर एक डब्बा रख दिया, डब्बे का मास है m। तो आप सबको ये तो पता ही होगा भैया, ये भी 9th क्लास वाली बात, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसका वेट होगा, और वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो मास इनटू ग्रेविटी। बिल्कुल। अब भैया वेट ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, तो वेट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सर डाउनवर्ड। Downward. हर्ष घर में ही बैठे हो ना? यस सर। जिस हिसाब से चिल्ला रहे हो लग नहीं रहा तुम घर में बैठे हो, ऐसा लग रहा है कि कहीं लैपटॉप फोन रखा है कहीं दूसरे कमरे में और तुम दूसरे कमरे में कर रहे हो। चलो इधर भाई, हमने इस पे वेट मार्क कर दिया। याद रखो वेट हमेशा नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड्स लगेगा, लेकिन जब भी हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है। अब इस चीजों को इमेजिन कर लो थोड़ा सा, पहले तो आपको फील दिला देता हूँ थोड़ी सी। भैया ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया मैंने, ये मेरा फोन, और इसके ऊपर ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा अपने आप नीचे। तो आप मेरे को ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट जो स्लाइड कर रहा है ये कौन से फोर्स की वजह से कर रहा है? Sir, friction. फ्रिक्शन तो चीजों को रोकता है, तो फ्रिक्शन की वजह से स्लाइड तो नहीं कर रहा होगा। Gravitation. Sir, भाई angle of repose. अरे आप तो कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आ गए, अभी तो मैंने लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया ही नहीं, तो जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं सोचो कि मैं उसके बारे में अभी पूछ ही नहीं रहा। सर रिपीट। ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। बिल्कुल ग्रेविटी। हाँ हाँ, मेरे को तो बोलने दो, आज ज्यादा पढ़ के आए हो। चलो इधर भाई, मैं क्या बोल रहा था, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन, इस पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, तो ये अपने वेट की वजह से नीचे आ रहा है, लेकिन सिर्फ वेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भैया ये वेट के एक कंपोनेंट की वजह से नीचे आ रहा है। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं इंक्लाइन प्लेन बोलूंगा, मैं क्या निकली हुई बस। रुद्रेंद्र रुद्रेंद्र अपना माइक म्यूट पे रखो। कल तो मैं तुम्हें इतनी आवाज दी तब तो तुम्हारा माइक ऑन हुआ नहीं, और आज अपने आप ही ऑन भी हो रहा है। चलो इधर भैया, मैंने क्या कहा, जब भी मैं इंक्लाइन प्लेन की बात करूंगा तो हमेशा हमें अपने वेट को, वेट एक फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, तो एंगल इस वाले कंपोनेंट के साथ बन रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा अपने आप, MG sin theta. बहुत बढ़िया। तो ये वाला लॉजिक भी क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यस सर। मुझे लग रहा है आज है ना तुम्हारा पढ़ने से ज्यादा मस्ती में मन लग रहा है। चलो अब यार याद रखो, जब भी हम दो वेक्टर को स्प्लिट करेंगे हमें कोई भी एंगल दिया हुआ हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली एंगल्स जो हमें मिलते हैं सॉल्व करने के लिए वो यूजुअली होते हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या आपको 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता? नो सर। नहीं No, आता? sir. तो ये एक, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है भैया, ये शॉर्ट ट्रिक नोट डाउन कर लो, क्योंकि फिजिक्स के अंदर 37 और 53 डिग्री सबसे ज्यादा यूज होने वाले एंगल हैं। अब पूरी मैकेनिक्स में ये दो एंगल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है भैया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, इसके पीछे लॉजिक मत पूछना, कोई लॉजिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया और मैंने ट्रिपलेट मार्क कर दिए, जो मतलब इसको वो करते हो आप, मार्क कर दो 3 4 5। अब भैया नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो ये तो पता ही होगा, अगर मेरी 3 सबसे छोटी साइड है तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी कैसा होगा, सबसे छोटा एंगल सबसे होगा। छोटा। तो 3 के अपोजिट मार्क करो 37, 4 के अपोजिट मार्क करो 53, और 5 के अपोजिट तो 90 डिग्री होगा ही होगा।
तो ये मैंने वैल्यूज मार्क कर दी। फिर से रिपीट करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, 3 4 5 लिख देना, 3 के अपोजिट 37, 4 के अपोजिट 53 और 5 के अपोजिट तो 90 होगा ही होगा। अब भैया मैं अगर आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलूं तो आप इजीली कैलकुलेट कर देने चाहिए। जैसे cos 37 पूछ रहा हूं मैं, तो भैया cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे को बताओ 37 के लिए बेस कौन सी वैल्यू बन रही है? बेस का मतलब तो पता है ना, 37 के Sir, साथ वाली साइड 4 और Four. अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। 5. अगर सिमिलरली मैं पूछता साइन 37, साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। अगर मैं सिमिलरली आपसे पूछ लूं tan 37, तो फटाफट वैल्यू बताओ कितनी आएगी tan 37 की? 4/3. वेरी गुड, 4/3। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 3/, अरे सब कुछ खिचड़ी बना दी तुमने। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Upon base. 37 के लिए भैया परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो होगा 3/4। चेक करो किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. Done। अच्छा यही बात तो ठीक है। अभी कहाँ गया? अभी एक बच्चा था जो बड़े सिंबल्स के साथ उसने अपना आईडी नेम रखा हुआ था, कौन था वो? पता नहीं सर। नीरज तुम थे? नो सर। अच्छा भाई, हमेशा अपने नाम से ही ज्वाइन करा करो या कहीं नंबर वो जो तुम्हारे रोल नंबर साइंड है उससे ज्वाइन करा करो। जो फालतू में कुछ और नाम से आएगा ना, उसको मैं फिर लॉग आउट करवा दूंगा। ठीक है चलो, Yes, इसको sir. इसको कंप्लीट करो और मेरे को एक काम करके दो अगर आपको समझ में आ गया है तो। cos 53 डिग्री, ये मैंने 37 के लिए लिखी है वैल्यूज। अब आप cos 53 डिग्री, sin 53 डिग्री और tan 53 डिग्री, इन तीनों के लिए वैल्यूज लिख के दो मेरे को। एक एक करके पूछूंगा, cos 53 डिग्री, sin 53 डिग्री और tan 53 डिग्री। उसके बाद अब अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे बस। Sir, cos 53 degree 3/5 होगा. बिल्कुल सही है। यस सर। सर 4.5 किसकी वैल्यू तनिष्क, ये तो बताओ। साइन Sir, हाँ sin. ऐसा भी तो बोलो। Sir, और tan का sir 4.3. हाँ सही है, चलो भैया मतलब समझ में आ गया। Yes, sir. क्या मेरे को लिखने की जरूरत है या समझ में आ गया है? Sir आ गया है. हाँ चलो भैया, बहुत बड़ी मेहरबानी। हाँ बहुत बड़ी मेहरबानी। आज तुम लोगों का स्कूल वगैरह नहीं था क्या? आज सब ऐसे फुल्ली एनर्जेटिक? Sir गए थे. या Sir कल गए तुम थे सर. या कल तुम सर, लोगों ने आप- वैलेंटाइन वीक इतना अच्छे से मनाया है कि तुम्हें आज खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। सर आपकी क्लास में एनर्जी हो जाती है। Sir आज slap day मनाया स्कूल में. यार तुम लोग है ना, एक तो मुद्दे से भड़काते हो। पहले बताओ मैं कर दूं, आगे बढ़ जाऊं? यस Yes, सर। sir. चलो डन। भैया आ जाओ, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ भाई, बहुत बातें होली, हमें पढ़ना भी है, पढ़ते पढ़ते बातें चटका लेंगे। अब मैं आपसे एक जनरल चीज पूछ रहा हूँ, पहले आप इसका आंसर देना फिर सोचेंगे। यार मैंने क्या कहा कि इधर मैंने एक बॉल ली है और इसको मैंने ड्रॉप किया है, ऐसे छोड़ दिया है। अगर मैंने इसको ड्रॉप किया है तो ये नीचे ट्रैवल करेगी, मतलब ये वाई एक्सिस में नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी बोलूं? भैया इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं किसी भी चीज को? Sir, zero. जीरो। 0. हाँ ठीक Zero. है भैया, मैं कह रहा हूं कि ये मैंने कितनी हाइट से ड्रॉप करी है? सपोज ये h हाइट से ड्रॉप करी है, इसको नीचे जाने में कितना टाइम लगा? इसको नीचे जाने में टाइम लगा t1। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे आओ। भैया क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। Yes, sir. हाँ अब Yes, sir. नेक्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूं, जितनी ये हाइट थी h, उतनी ही हाइट h से मैंने अब की बार बॉल को फेंका है बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा फेंका है। तो आप सबने ये तो नोटिस करा ही होगा डे टू डे लाइफ में, अगर मैं इस चीज को सीधा फेंकूंगा तो ये इस टाइप से पैराबोलिक पाथ लेके नीचे आएगी। सर तो ट्रेजेक्टरी। अगर अब Yes, इस sir. वाले केस में मैं कह रहा हूं कि भैया बॉल को नीचे आने में टाइम लगा t2, भाई ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा अब इस बॉल को ग्राउंड में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? t2। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सब लोग ऐसे मत बोलना, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए ताकि मेरे को पता चल जाए कि भैया कौन कौन कितना रिस्पॉन्डिव है।
तो ये लो और चेक करके बताओ कि भाई सर सर रिपीट करना एक बार। रिपीट हर्ष, रिपीट। हर्ष समझ लो ये मेरे हाथ में कोई बॉल है, मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट है मैंने इसको दो तरीके से फेंका है। पहले तरीके से मैंने क्या करा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट h से छोड़ा। इसको नीचे पहुंचने में, मेरे हाथ में पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम t1 लगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे केस में मैंने इसको बिल्कुल सीधा फेंका। अगर मैंने बिल्कुल सीधा फेंका तो ये एक पैराबोलिक पाथ लेके, मतलब एक कर्व्ड वाला पाथ लेके नीचे गिरेगी और मेरे हाथ में आएगी। तो मैंने कहा कि भाई इसको मेरे हाथ में आने में कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा। तो आपको अब बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है t1 और t2 के बीच का। तो भैया सब सब अपना आंसर जो भी है, चाहे सही गलत कुछ नहीं, आंसर भेज दो चैट बॉक्स में। या पोल कंडक्ट करूं तो पोल कंडक्ट कर देंगे, लेकिन पोल मेरे को पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें पता नहीं चलता किसने रिप्लाई किया है किसने नहीं किया। वेदांत का आंसर आया है, सिमरन का आया है, राधिका का आया है, नीरज का भी आ गया है, अभिमन्यु, डिंपल, तनेश, अविनाश, शैली, ओहो, अंश, निधि, सबका आ गया। तो निधि का भी रिप्लाई आया हो, सौरभ, अलोन, अरे हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सबने आंसर भेज दिया है। अब मैं किसी एक बच्चे को पकड़ता हूं, पायल। पायल, Yes, sir. पायल तुमने ऑप्शन मेरे को करेक्ट ऑप्शन भेजा है, दैट इज मतलब ऑप्शन सी भेजा है तुमने। तो मेरे को बताओ, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऑप्शन सी क्यों होगा? तुक्का। तुक्का? Yes, sir. ठीक है। अंजना, आपने भी ऑप्शन सी भेजा, क्या बता सकती हो ऑप्शन सी क्यों होगा? तुक्का? चलो। अरे तुम अंजना हो क्या बे? अंजना की तरफ से बोल रहे हो? तुषार, यस सर। आंसर सी बताओ कैसे हुआ? यार तुम लोग भाई मजेदार अलग ही। चलो इधर देखो, करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन सी ही है कि दोनों केसेस में टाइम सेम लगेगा। अब ये चीज आपको विजुलाइज ही नहीं हो पा रही होगी कि यार दोनों में सेम टाइम कैसे लग सकता है, इधर तो बेचारी सीधा सीधा करी है, उधर वो टेढ़ा करके गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको बस क्या चेक करना है, आप चेक करनी है वेलोसिटी, आपको चेक करनी है डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे को बताओ, इधर इस फर्स्ट केस में बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वर्टिकल डायरेक्शन में? इसने कवर किया है वर्टिकल डायरेक्शन में h। इस बॉल ने दो डिस्प्लेसमेंट कवर करे हैं। इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एक तो एक्स एक्सिस में, और एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वाई एक्सिस में। मैं सिर्फ वाई एक्सिस का पूछ रहा हूं क्योंकि टाइम को वाई एक्सिस से लेना देना होता है। तो मेरे को बताओ सेकंड वाले केस में कितना डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में? h है इस केस में भी। इस सेकंड केस में बॉल को मैंने सीधा फेंका। अगर मैंने बॉल को बिल्कुल सीधा फेंका है तो मतलब जो भी ये मैंने वेलोसिटी दी है, याद रखना ये मैंने एक्स एक्सिस में दी है क्योंकि मैंने बिल्कुल सीधा फेंका। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है इस बॉल की, कितनी वेलोसिटी होगी? 0। क्योंकि अगर मैं किसी चीज को बिल्कुल सीधा फेंक रहा हूं तो मतलब जो भी वैल्यू है वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है। तो आप देखो यार, दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट सेम है, वर्टिकल वाला। दोनों केसेस में वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। तो अगर वेलोसिटी सेम है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इन दोनों को सेम टाइम लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एक्सिस हैं। अगर हमारा कोई बॉल वाई में ट्रेवल कर रहा है और एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है तो वाई वाले को एक्स से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। Yes, पहले sir. केस में बॉल को अगर मैं Yes, सीधा sir. फेंकूं, मतलब सीधा ड्रॉप कर दूं या हॉरिजॉन्टल फेंकूं, भैया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है। बस एक ने एक्स में ट्रैवल नहीं किया, एक ने एक्स में ट्रैवल किया, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यस इसको सर। नोट डाउन कर लो, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो पूछ लो। सर आ गया। आ गया? चलो बढ़िया। बढ़े आगे? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो भाई Yes, चलो, sir. सर बढ़िया, अरे 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 बढ़िया बढ़िया।
तो अब आ गए यार, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन जो कॉन्सेप्ट है। हम स्टार्ट कर रहे थे आज अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। अब याद रखो, हमें इस पूरे चैप्टर में 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़ने हैं। एनसीईआरटी में भले ही देखा जाए तो 2 टाइप के गिवन है, हमें 3 टाइप के पढ़ने हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना एंगुलर प्रोजेक्शन, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इंक्लाइंड एंगुलर प्रोजेक्शन। तो हम ये 3 टाइप के प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से, जिसका अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया। तो हेडिंग लिख लो भैया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और फिर आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चन, आप बताते रहना कि भैया क्या हो रहा है। मैंने एक पर्टिकुलर हाइट ली, उस हाइट से मैंने क्या किया, जैसे भी पीछे वाला एग्जांपल मैं बोल रहा था, इस बॉल को मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फेंका है एक वेलोसिटी यू से, और ये बॉल भैया एक पैराबोलिक पाथ लेके नीचे आएगी और ये यहाँ पे गिरी। तो अब आपको क्या क्या बताना है। हम हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिफरेंस कॉलम बना के चलेंगे सारे केसेस के लिए, कि क्या क्या हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और क्या क्या हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आ जाओ अलोंग एक्स एक्सिस। मेरे को बताओ कितनी वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। 0। Zero. सर 0। तो 0। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बात ऐसी है कि यू। मुक्के खाओगे, Sir, मुक्के। you. You. यू। सर यू। यार मैंने यू। बॉल को सीधा फेंका, और मैंने कहा अगर मैंने बॉल को बिल्कुल सीधा फेंका है तो मतलब यू वाली डायरेक्शन में तो वेलोसिटी दी है ना। यू ये Yes, sir. सर। यस सर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, देखो यार कंफ्यूज मत हो, भूलो मत, ये वाली एक्स एक्सिस है, ऊपर वाली वाई एक्सिस है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई वेलोसिटी कितनी दी है मैंने इनिशियल अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो वो यू दी है। और अगर अब मैं पूछूं भाई वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, मैंने कितनी वेलोसिटी दी है इनिशियली। Zero. ये 0। सर 0। सर बढ़िया। 0। हाँ हाँ, 0। आगे बढ़ते हैं भाई, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या बॉल पे। सर नीचे की तरफ लग रहा है Sir, ग्रेविटेशनल लग रहा है बहुत बढ़िया। gravitation force. नीचे की तरफ भैया फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन होगी और वो फ्री फॉल एक्सीलरेशन होगी, और सिंस वो नीचे की तरफ एक्ट करती है तो हम लिखते हैं माइनस Negative जी। gravitation. माइनस जी। नेगेटिव। बिल्कुल सही। डिक्रीज करते सर। अब आ जाते हैं कि भैया एक्सीलरेशन कितनी है एक्स एक्सिस में। तो याद रखो यार, एक्स एक्सिस ये वाली एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन Zero. में कोई फोर्स नहीं लग रहा। ए रेजिस्टेंस लगता है, लेकिन ए रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते ही नहीं है। तो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, और कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी, 0 हो Zero. जाएगी। जीरो। और ये मैंने ही, जीरो। और क्या कहते हैं भैया, 2 लोग पढ़ा रहे हैं मिलके मोशन चैप्टर, तो आपको पता ही चल गया होगा, जब भी एक्सीलरेशन 0 होती है तो ये बन जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, Uniform motion. और ये बन जाएगा हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन। Accelerated. जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होगा, मैं सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, वेलोसिटी Sir, इक्वल्स is टू, equal to u plus at. No, sorry, displacement over time. हाँ ठीक है। और जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो भैया इक्वेशन ऑफ मोशन जो लग सकेगी वो लगाने की कोशिश करेंगे। तो बस यहां तक नोट डाउन कर लो और चेक करो पहले कि भैया यहां तक समझ में आया या नहीं आया। यस सर। डन। Sir, आ गया. तो यस बस एक सर। लास्ट चीज, एक लास्ट चीज, भैया मैंने आपको बोला जो ये डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, ये इसने एक्स एक्सिस में कवर किया है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं रेंज, जिसको हम डिनोट करेंगे आर से। तो यहां लिख देता हूं कि भैया इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया एक्स एक्सिस में, रेंज प्लस आर। और और वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसने, सर एच। एच, लेकिन नीचे की तरफ किया है इसलिए माइनस एच। Minus h. बिल्कुल सही। बस ये कॉन्सेप्ट था, अब कुछ इक्वेशन वगैरह करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस सर। नीरज, हिमाचल में कहाँ से हो। सर चंबा। चंबा से, अरे बढ़िया। चंबा में बर्फ पड़ती यस सर है ना, ब्रह्मौर पड़ती में है ना, सर। बहुत बर्फ पड़ती है ना चंबा में। यस सर। हम्म,
काव्या मैडम्स हो गया है? हाँ अभी तुम बोलने वाले थे, बोलो बोलो। नो लड़... सर। नहीं हुआ है, चलो कंप्लीट कर लो। नहीं, जैसे किसी लड़की का नाम ले दो हमारा एक लड़का एक्टिव हो जाता है। अंजना पे भी वही बोलेगा। अरे भैया इतना टाइम लेने की नहीं हो रही। हो गया सर, सर हो हो गया गया? है। तो हो चलो गया है। हाँ हो ठीक है, गया डन। सर। सर हो जान ले लो गया। बच्चे की, हाँ ठीक है ठीक है, चलो यहाँ तक समझ हो में आ गया। गया है। तो देखो अब क्या करना है। यार सीधी सीधी बात है, मैं आपको क्या क्या चीजें समझाना चाह रहा हूँ। जब हमारी ये बॉल नीचे आ रही है तो याद रखो, मतलब ये हर एक पॉइंट पे, मतलब हर एक टाइम इंस्टेंट पे ये अलग अलग पोजीशन पे होगी। किसी एक टाइम इंटरवल T1 पे ये इस पोजीशन पे होगी, किसी एक अलग टाइम इंटरवल T2 पे ये कहीं ना कहीं यहाँ होगी। तो जब ये बॉल हमारी नीचे आ रही है, अलग अलग पॉइंट पे आ रही है, तो आपको ये इमेजिन करके देखना है कि भैया उसकी वेलोसिटीज कैसे कैसे वेरी करेगी। तो सबसे पहले इस ऊपर वाले पॉइंट को ही पकड़ लेते हैं। भैया जब ये पॉइंट पे बॉल पहुंची होगी तो याद रखो हर वक्त बॉल के पास दो वेलोसिटीज होगी, क्योंकि कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चीजें कवर कर रही है। तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स डायरेक्शन और एक वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन। और अगर क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो एक्स और वाई के का क्या निकाल दोगे आप? रिजल्टेंट निकाल दोगे। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। यस यस सर। भैया सर। अभी मैंने लिखा एक्स वाला मोशन मेरा यूनिफॉर्म मोशन है। एक्स वाला मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होने वाली। हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ही रहेगी, चाहे बॉल मेरी यहाँ पे क्यों ना पहुंच जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यू रहेगी। लेकिन चेंज कौन सी वेलोसिटी होगी? चेंज होगी मेरी वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि उस पे एक्सीलरेशन लग रही है। तो हमें वर्टिकल वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी इक्वेशंस यूज करनी पड़ेगी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या जो भी इक्वेशन से हमारा काम चल जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चीजें, मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ डायरेक्टली। डिराइव हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूले लिख रहा हूँ, चेक करना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहला फॉर्मूला है यार हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का। और जैसे मैंने बोला हमारा टाइम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला लिख लो कि इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा 2h बाय रूट जी, रूट 2h बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब तो पता है ना, टोटल कितना टाइम लगा बॉल को नीचे आने में। यस सर। फिर हमें यस फॉर्मूला सर। पढ़ना है रेंज का। हाँ, रेंज का फॉर्मूला, रेंज क्या है? रेंज बेसिकली डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैंने बोला यार तुम्हें कि जब भी एक्स एक्सिस के लिए चीजें निकालनी होगी तो अल्टीमेटली मेरे पास एक ही इक्वेशन है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो लिखूंगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वर्टिकल वेलोसिटी फिक्स है, वो चेंज होने नहीं वाली। सॉरी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाली। और टाइम का फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया। तो हमारे पास रेंज के दो फॉर्मूले आ गए। कभी कभी ये यूज करूंगा, कभी कभी ये यूज करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड चीज जो हमें कैलकुलेट करने को मिलेगी, टोटल एक तरीके से कह लो तीन चीजें ही कैलकुलेट करनी होती है हॉरिजॉन्टल में। थर्ड चीज, भाई क्वेश्चन बोलेगा नेट वेलोसिटी निकालने के लिए, तो नेट वेलोसिटी मैं निकालूंगा भैया अपने रिजल्टेंट वाले मेथड से। तो लिखूंगा वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस 2 × vx इंटू वी वाई इंटू एंगल। कितना लिखूं मैं? एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल होता है? cos थीटा। कॉस थी। थीटा तो, 90। थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूँ, 90। 90। हाँ, तो cos 90 जीरो होता है। तो याद रखो जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास ये हमेशा 2ab cos थीटा वाला टर्म कट जाएगा। रिपीट, जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर होगी तो हमारा ये 2ab cos थीटा वाला टर्म कट जाएगा और डायरेक्टली फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस मतलब पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। तो अब जैसे मैंने बोला कि भैया वी एक्स की वैल्यू तो फिक्स है, उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, तो ये तो हो जाएगा यू स्क्वेयर। लेकिन हमारी वी की वैल्यू, वी वाई की वैल्यू अलग होगी, और उसको मैं कैलकुलेट करूंगा अपना इक्वेशन ऑफ मोशन से कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई की वैल्यू 0, तो बताओ वी वाई की वैल्यू कितनी लिखूं मैं?
AYT. ए वाई, और ए वाई की वैल्यू है माइनस, तो माइनस जी टी। तो बस सीधा minus सीधा ये GT. फॉर्मूला हो गया हमारा नेट वेलोसिटी निकालने का। अब बस ये तीन चीजें देख लो, कोई इसमें दिक्कत हो तो पूछ लो। नो सर। सर स्टार्टिंग से बता दो। अच्छा स्टार्टिंग से ही बता दूं, अरे वाह बहुत बढ़िया। भाई सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी बता देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने कैसे कैलकुलेट किया। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने इक्वेशन यूज करी, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना था वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ लिखवा दिया, माइनस एच। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, जीरो, हाफ माइनस जी, जी की वैल्यू एज इट इज छोड़ दो, इनटू टाइम का स्क्वायर। नेगेटिव साइन कट गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आएगा √2h/g। क्या आप समझ में आया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसे आया? Yes, sir. यस सर। यस डन। सर। Yes, sir. सर टाइम का एक बार फिर समझा दो, मेरी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। मैंने कहा कि भाई मैंने जब भी मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, देखो सब लोग सुन लो ध्यान से, जब भी मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो वर्टिकल वाली इक्वेशन यूज करना। तो वर्टिकल मतलब मेरे को लिखना है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये जो भी टर्म्स रखूंगा वो सब कुछ वर्टिकल वाले रखूंगा। तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, माइनस एच। Minus वर्टिकल H. डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल, जीरो, जीरो। So तो zero. ये Zero. टर्म कट गया। माइनस हाफ, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में होती है, इंटू टी यस सर। स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा √2h/g। एक बार टाइम आ गया तो मैं अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकता हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए तो बस मेरे को एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इधर मैंने वही लिखा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u और टाइम √2h/g। और इसी तरीके से मैंने वी नेट निकाल लिया। अब देख लो भैया, आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। नो नो सर। सर। अरे हाँ No, sir. ठीक है, नहीं ऐसे बोल लो नो सर, चिल्ला के क्यों बोल रहे हो भैया हर्ष। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ भैया, क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बड़ी मेहरबानी। और किसी का आंसर गलत आया फिर बताऊंगा। भाई हमें हाइट गिवन है 20 मीटर की, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर्स, और यहां से मैंने एक बॉल को फेंका है, कितनी वेलोसिटी से फेंका है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है। नीचे नीचे लाइन से कार खड़ी है, ये डब्बे में कार समझ लेना भाई, नीचे ऐसे लाइन से कार खड़ी है, पार्किंग है समझ लो, कुछ भी है जो तुम्हारा मन करे इस तरीके से। भैया हर एक कार की लेंथ गिवन है, हर एक कार की लेंथ कितनी गिवन है, 4 मीटर्स। तो आपको बताना है कि ये बॉल कौन से नंबर की कार पे गिरेगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? सर रिपीट कर रहा हूँ. रिपीट। Repeat करो. सर ठीक है क्या रिपीट। कारें खड़ी है सर? क्या बोल रहे हो? ओ चलो क्वेश्चन सुनो यार। सर हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम बोल लो पहले। चाय पी लेते पहले। अच्छा मैं बोल रहा हूँ यार, नहीं सर एक, अरे यार पहले क्वेश्चन सुन लो, सर इतना इतना वो डिस्टरबेंस मत करो, फिर पहले क्वेश्चन सुन लो। यार हमने एक बिल्डिंग की हाइट ली है 20 मीटर्स, मैं कह रहा हूँ मैं इस हाइट से बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो मुझे पता है कि अगर मैं बॉल को 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से कर्व पार्ट लेके कहीं ना कहीं गिरेगी। नीचे लाइन से कार खड़ी है, तो मेरे को एक कार की लेंथ गिवन है, ये सारी कार सेम लेंथ की है, कितनी कितनी लेंथ गिवन है इस कार की, 4 4 मीटर्स, 4 मीटर्स। तो मेरे को बताना है ये बॉल कौन सी कार पे गिरेगी। तो मतलब अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो मेरे को कैलकुलेट करना है रेंज, कि भैया मेरे को पता करना है कि ये बॉल कितनी ज्यादा दूर जाके गिरेगी, उस हिसाब से मैं ये बता पाऊंगा कि ये कौन से नंबर की कार पे गिरेगी। तो ट्राई टू कैलकुलेट दी रेंज, बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या नहीं कारें खड़ी है सर की और भी? और भी लाइन से खड़ी हैं भाई, मैं सारी थोड़ी बना सकता था, लाइन से कार ही कार खड़ी हैं खूब सारी।
नवनीत भाई बड़े दिनों बाद क्लास में दिखे हो। मौसम में हर रोज लगाता हूँ, कल तो नहीं थे। सो डेली आता हूँ। तो कल क्या किसी दूसरे नाम से आए थे? नो सर। पता नहीं यार, फिर तुम्हारा नाम मैंने नोटिस तो नहीं किया। चलो। मनोज हो रहा है कैलकुलेट? यस सर। ठीक है। वेदांत तुम मेरे को बताओ, क्या आप कौन सी नंबर की कार पे कर रहे हो ड्रॉप? थर्ड वाली। चलो देखते हैं, किसी और को कुछ और आंसर आ रहा है तो। अविनाश। ठीक है अविनाश, बाकी आपका आंसर सही है भाई, बढ़िया। अविकाश। ओके देखते हैं। नीरज तुम्हारा आंसर भी सही है। अरे यार, मतलब इतने फुद्दू क्वेश्चन में भी गलती करोगे तो कैसे चलेगा? भाई मैंने आपको सीधे सीधे रेंज कैलकुलेट करने के लिए बोला। अगर मैंने आपको रेंज कैलकुलेट करने के लिए बोला तो मैंने अभी पीछे ही फॉर्मूला लिखवाया, बस वो फॉर्मूला यूज करना था यार, इतना तो टाइम लगना भी नहीं था। मैं रेंज कैलकुलेट करूंगा तो रेंज का फॉर्मूला u इंटू रूट 2h/g। तो ये u की वैल्यू हमें गिवन है 5, 2 इंटू एच की वैल्यू गिवन है 20, और ग्रेविटी की वैल्यू फिलहाल के लिए 10 लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो रेंज की वैल्यू आ रही है 10 मीटर्स। अच्छा सही आ रही है यार, फिर तो मैंने कुछ वैल्यूज गलत दी है क्या? तो हमारे पास रेंज की वैल्यू अगर 10 मीटर्स आ रही है, तो भैया ये कौन सी कार पे गिरेगी बॉल जाके? ये गिरेगी कार नंबर थर्ड, क्योंकि भैया दो कार तो हो गया 8 मीटर्स, तो हमारे पास थर्ड कार पे गिरेगी ना, तो दैट इज कार नंबर 3। सर कार के बीच डिस्टेंस भी है। नहीं नहीं, मैंने बोला था ना लाइन से खड़ी है, बिल्कुल कार के बीच का कोई डिस्टेंस नहीं है। हाँ वेदांत ठीक है, माय मिस्टेक भाई, वेदांत तुम्हारा ठीक था, अविनाश का गलत था। सब लोग चेक कर लो भैया, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे? Yes, यस sir. सर। चलो सर एक बार बता, क्या बताऊं, कौन सा पार्ट रिपीट करूं? मतलब सर कोई और क्वेश्चन दो कर। अच्छा कोई और क्वेश्चन दूं, ठीक है यार, बिल्कुल बिल्कुल कोई और क्वेश्चन लो। यस सर। डन डन डन। क्वेश्चन की कमी है ही नहीं हमारे पास। भैया क्वेश्चन, ये हमने लिया 45 मीटर्स हाइट, हमें 45 मीटर्स गिवन है। यहां से बॉल मैंने फेंकी कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। क्या क्या कैलकुलेट करके देना है आपको? फर्स्ट पॉइंट, भैया फर्स्ट पार्ट आपको कैलकुलेट करके देना है कि ये बॉल कितनी देर में नीचे गिरेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करके देना है। नेक्स्ट पार्ट, आपको कैलकुलेट करके देनी है रेंज की वैल्यू। और इसमें थर्ड पार्ट भी है। क्या थर्ड पार्ट है? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड बाद इस बॉल की कितनी वेलोसिटी थी। तो चलो ये तीनों पार्ट्स कैलकुलेट करो, और देखो टाइम मत लगाना इतना, ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड अभी है नहीं इसमें। सर टाइम 3। ठीक है हर्ष, हर्ष आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेज दो, क्योंकि अगर आपने एक बार बोल दिया तो सब उसी को कॉपी मार देंगे अब। ठीक है भाई, डन। सबका टाइम 3 सेकेंड्स ही आ रहा है, तो सब लोग चेक कर लो कि सबका टाइम 3 सेकेंड्स ही आ रहा है या नहीं, या किसी और का कुछ और आंसर आ रहा हो तो पहले बोल दो मेरे को। सर रेंज 30। यही आ रहा है तो मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबका आंसर सेम आ रहा है। अगर किसी का आंसर कुछ और आ रहा होगा तो फिर मैं कैलकुलेट करके शो करूंगा, फिर वेरीफाई करेंगे हम।
डन। भाई काफी बच्चों ने मेरे को रेंज का आंसर भी दे दिया है और रेंज भी सबका सेम आ रहा है। तो रेंज सबका सेम आ रहा है तो रेंज आएगा हमारे पास 30 मीटर्स। मतलब ये बॉल 30 मीटर की दूरी पे जाके गिरेगी। तो भाई बहुत बढ़िया, सब लोग बिल्कुल फास्ट, अब जाके स्पीड आई है। रेंज कैलकुलेट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हो गया। अब लास्ट पार्ट का आंसर और ट्राई करो, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। देखते हैं ये कौन सही से कैलकुलेट कर लेता है, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। सर वेलोसिटी करनी फाइंड इसकी ना 1 सेकंड आफ्टर। हाँ, वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी फाइंड करनी है, याद रखना। मतलब वी यस एक्स और वी वाई, जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा है, बस इस फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू रखनी है। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है, यू की वैल्यू आपको पता है। भाई यू स्क्वायर प्लस माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो सारी वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट करनी है और आपके पास वी नेट आ जाएगा। रूट में अगर आंसर आ रहा है, नहीं परफेक्ट रूट बन रहा, तो आप मेरे को उसी में आंसर बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। नो नीड टू सॉल्व फर्दर। तो भैया यू स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो आएगा 100 प्लस जी की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900। 900 प्लस 100 तो ये कितना हो गया? √1000। तो √1000 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो 10√10। यस सर। Yes, sir. डन डनाडन। अब तो कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। नो No, सर। sir. चलो बढ़िया। So हालांकि once अभी हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी अभी थोड़ा सा पार्ट किया है, अभी थोड़ा सा पार्ट करना बाकी है, लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लोगे, एंगुलर प्रोजेक्शन। तो अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो मैं नेक्स्ट वाले पे आ जाऊं। यस सर Yes, चलो डन, Yes, sir. यस सर। Yes, बढ़िया sir. भाई बढ़िया। यस सर। Yes, sir. बस भैया 15-20 मिनट और ऐसे ही एंथू बना के रखना तो काम हो जाएगा। भैया हम आ गए अपने नेक्स्ट वाले पे, एंगुलर प्रोजेक्शन पे। याद रखो सब अच्छा वेदांत आप पूछ रहे हो 30 कैसे आया। ठीक है बताता हूँ 30 कैसे आया। वेदांत हमने जी की वैल्यू रखी है 10, तो जी की वैल्यू 10 रखी और हमें टाइम, भाई माय मिस्टेक, वेदांत ने ही अकेला है जिसने नोटिस किया और सब लोग बस बिल्कुल ये बोले जा रहे हो हाँ सर हाँ सर। यस सर। वेदांत थैंक यू। भाई जी की वैल्यू 10 है, टाइम की वैल्यू मेरे को कितने टाइम पे फाइंड करना था? मेरे को सर टोटल टाइम पे थोड़ी फाइंड करना था, मेरे को तो 1 सेकेंड पे फाइंड करना था। तो ये सिर्फ 10 स्क्वायर हो जाएगा। भाई वेदांत थैंक यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास √200, और √200 का मतलब है 10√2। वेदांत √90 क्यों आएगा? वेदांत अंदर माइनस है, उसका स्क्वायर करूंगा तो वो भी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, शायद से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसका स्क्वायर करूंगा तो भी ये पॉजिटिव में ही बनेगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 200। ठीक है करेक्ट कर लो। भाई सब लोग करेक्ट कर लो, अगर किसी ने गलती से वो पिछला वाला कर दिया है तो 10√10 वाला, इसको करेक्ट कर सर लो टी प्लीज। की वैल्यू भी नहीं रखी हमने यहाँ पर। किसकी वैल्यू नहीं रखी? सर टी। यार क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? अगर क्वेश्चन मेरे से पूछता फाइनल वेलोसिटी बताओ जिससे ये ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है, तो ये कितने टाइम बाद ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है? 3 सेकेंड्स बाद। लेकिन क्वेश्चन ने मेरे से 3 सेकेंड बाद नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने कितने टाइम बाद पूछा था? 1 सेकेंड बाद। तो इधर मैंने टाइम की वैल्यू इसलिए 1 रख दी है। यस सर। डन। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे भाई, एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन में ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। एंगुलर प्रोजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? बॉल को किसी एक एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। तो भैया ये मेरी बॉल की वेलोसिटी है यू। ओके अभिमन्यु कोई दिक्कत नहीं यार। ये मेरे बॉल की वेलोसिटी है यू, और ये एंगल पे थ्रो किया है मैंने एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे। तो बस कुछ मत डिस्कस करो ज्यादा, फिलहाल इतना ही बता दो क्या क्या चीजें हो रही हैं अलोंग एक्स एक्सिस और क्या क्या चीजें हो रही हैं अलोंग वाई एक्सिस। जो जो मैंने पीछे लिखा था हॉरिजॉन्टल के लिए वही सब बताना है। मैं यहां लिख देता हूं कि क्या क्या बताओगे। यू एक्स यू वाई, उसके बाद क्या बताओगे? ए एक्स ए वाई, उसके बाद कि भैया ये किस टाइप का मोशन होगा, क्या ही करना है। फिर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। चलो ये सारी चीजें बताओ।
पहले आप ये सब लिख US लो, एक एक करके पूछूंगा, कोई ऐसे मत मतलब डायरेक्टली बताओ, एक एक करके पूछ लूंगा। आप सब पहले नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक्स वगैरह में। तनिष्क आप बताना इनिशियल वेलोसिटी दोनों एक्स और वाई की। सर UX 0 और U क्या ये मेरा पार्टिकल जो है जिसमें जो आप यू कह रहे हो, क्या ये मेरा वाई डायरेक्शन में जा रहा है क्या तनिष्क? वाई डायरेक्शन सर का ये मतलब होता है वर्टिकली ऊपर, X डायरेक्शन में जा रहा है। ये एक्स में भी नहीं जा रहा। एक्स का मतलब होता है सीधी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल का मतलब ये। तो ना तो ये इधर सीधा जा रहा है, ना तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं बीच में निकल रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आप इसको स्प्लिट करोगे और एक्स में अलग निकालोगे, वाई में अलग निकालोगे। तो तनिष्क मेरे को बताओ अब एक्स में कितनी लिखूं वैल्यू और वाई में कितनी लिखूं? अभी भी चाहे गलत हो जाए कोई बात नहीं, कुछ भी बता दो जो तुम्हें समझ में आ रहा हो। तनिष्क जिसके साथ एंगल बनता है वो वाला कंपोनेंट क्या हो जाता कोस है? थीटा। वेरी गुड तनिष्क। सर तो हमारे कोस पास आएगा इधर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस u cos थीटा, u cos थीटा। बढ़िया। सिमिलरली मेरे को बताओ तनिष्क, तुम ही बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी? U sin थीटा। तनिष्क बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आ जाओ कोई नेक्स्ट बच्चा भैया। तुषार। यस सुप्रिया। सर। अच्छा तुम बता रहे हो तुषार, ठीक है बताओ। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। भाई थोड़ा जल्दी। एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। चलो कोई और? अरे भैया ऐसा सन्नाटा। आकांक्षा। cos थीटा। कॉस थीटा। देखो यार मैंने अभी आपको बताया जब, सर x एक्सिस के लिए माइनस जी। Sin theta. सुनो वेरी गुड, एक ने सही बोला। यार सबसे पहले ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ। तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में तो माइनस जी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। वेदांत आपका आंसर भी सही है। अब मैंने बात करनी है एक्स एक्सिस की। तो मैंने बोला क्या एक्स एक्सिस में नीचे की तरफ तो ग्रेविटी थी, क्या एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स लग रहा है आगे पीछे? कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कितनी रहेगी? जीरो Zero. रहेगी। अगर एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में जीरो है तो इधर फिर से वही कहानी होगी जो पीछे हो रही थी कि भैया ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो ले दे के मैं एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा, वी एक्स वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक ही फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन इधर एक्सीलरेशन है तो ये होगा हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन, और अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो मतलब मेरे को इधर इक्वेशंस अपनी Of यूज करनी motion. पड़ेगी। अगर आप सबको यहां तक क्लियर है तो बस मैं आपसे लास्ट चीज पूछ रहा हूं कि भैया आप मेरे को बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। इतना और सोच लो, किसी एक को पकड़ के पूछा जाएगा। इसका आंसर हमें देगा अविकाश। अविकाश दे दोगे आंसर? अविनाश तुम देना चाहते हो? भाई सर फॉर 0। किसका जीरो ये तो बताओ, एक्स का या वाई का? सर x का 0। और वाई का? सर प्लस आर और माइनस एच। भाई एक पार्ट सही है, एक पार्ट गलत है। सबसे पहले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बात करूं एक्स एक्सिस में, तो भैया एक्स एक्सिस में ये बॉल कुछ ना कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ लेके गिरेगी। तो इसने स्टार्ट किया था कहां पे मेरे को बताओ, ये कोऑर्डिनेट क्या है? ये ओरिजिन है 0,0। तो क्या ये बॉल 0 पे गिर रही है या कहीं दूर जाके गिर रही है? ये बॉल कहीं दूर जाके गिर रही है। तो भैया एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आएगा, और मैंने आपको बोला था एक्स एक्सिस में जो ये दूरी होती है कि बॉल कितनी दूर जाके गिरी है, उसको हम कहते हैं रेंज।
रेंज। इतनी दूर जाके गिरी है। Yes, लेकिन sir. अब एक चीज देखो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैंने बॉल ग्राउंड से फेंकी और वो वापस बॉल ग्राउंड पे ही आके गिर गई। तो जहां से ग्राउंड पे फेंकी ग्राउंड पे आके गिर गई, तो इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। Zero. तो Zero. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना होता है? इस केस में Zero. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। Just zero. पूरा अगर समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लो, और कुछ डाउट है किसी भी एक पार्ट में तो पूछ लो यार। देखो जान पूछ के स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ। कुछ डाउट हो इसलिए मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करना। सर कर दो रिपीट सर। रिपीट करना है तुषार? कौन सा पार्ट रिपीट करना है बताओ? सर सारा कर दो सर। अरे वाह तुषार, टाइम पास कराने की कोशिश कर रहे हो क्या? चलो तुषार रिपीट करता हूँ। बाकी तुषार मेरे को पूरा पूरा लग रहा है ये तुमने ना मस्ती में पूछा है। हाँ सर। ठीक है, चलो तुम्हारी भी मान ले तुषार। तुषार भाई सीधा सीधा क्या याद रखो, सबसे पहले वेलोसिटी को स्प्लिट करना है, क्योंकि हमें जो भी चीजें चाहिए वो एक्स एक्सिस में अलग से चाहिए, वाई एक्सिस में अलग से चाहिए। तो अगर मेरे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग से चीजें चाहिए, तो मतलब मैं इस वेलोसिटी को डेफिनेटली स्प्लिट करूंगा दो पार्ट्स में। एंगल बन रहा था नीचे वाले के साथ, तो जिसके साथ एंगल बनता है मुझे पता है वो होता है कॉस थीटा वाला टर्म, और जो दूसरा बनता है वो कौन सा होता है? साइन थीटा वाला टर्म। तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी मिल गई एक्स एक्सिस में u cos थीटा, और y एक्सिस में मिल गई u sin थीटा। तो पहले तो तुषार ये कंफर्म करो ये वाला पॉइंट क्लियर है, तो आगे बढ़ूंगा। यस सर। चलो डन, ये खत्म। अब बात कर रहे हैं एसिलरेशन की। तो अगर मैं एसिलरेशन की बात कर रहा हूं, तो यार नीचे की तरफ एसिलरेशन का मतलब क्या है? फोर्स लगना चाहिए। भैया बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो या नहीं पढ़ते आ रहे? F इक्वल्स टू ma। Yes, sir. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एसिलरेशन होगी। तो मुझे पता है भैया नीचे की तरफ हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो नीचे की तरफ एसिलरेशन होगी, और वो कितनी होगी? -g। -g। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि वर्टिकल डायरेक्शन में एसिलरेशन कितनी है? -g। तो मेरा y एक्सिस का तो हो गया। अब x एक्सिस में बात करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे या यहाँ पे कहीं कुछ फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? भैया कोई फोर्स नहीं लग रहा। No, sir. तो Zero. इसलिए जब एफ एक्स 0 है तो भैया ए एक्स भी कितना आएगा? 0 तो आएगा। तो इसलिए मैंने यही चीज यहाँ पे लिख दी कि भैया एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0, वाई एक्सिस में -g। इसको भी बताओ टिक मारूं या नहीं? मतलब समझ में आ गया ये वाला? यस Yes, sir. डन। अब एक्सेलरेशन अगर एक्स एक्सिस में 0 है तो ये हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, और अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा ले देके एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, अपनी वो तीन इक्वेशन लगानी पड़ेगी। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यस सर। चलो यहाँ तक भी क्लियर है। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों को डिस्प्लेसमेंट में डाउट होता है। भाई हमें चेक करना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले चेक करो कि यहाँ पे जहां से मैंने बॉल को फेंका यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है। तो मेरे को तुषार बताओ यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होती है ओरिजिन पे? 0। वेरी गुड। ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। भैया कोई चीज मेरी x एक्सिस पे गिर गई, तो यहाँ पे x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो देखो Zero. मेरी बॉल y पे, मतलब y को देखो सिर्फ, भैया स्टार्टिंग इसने 0 y पे की थी, एंड भी इसने 0 y पे ही किया, तो मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो गया y एक्सिस के लिए। यस सर। और जब भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो इसलिए Zero. इधर मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 लिख दिया। लेकिन x के साथ ऐसा नहीं हो रहा, इधर x की वैल्यू 0 थी लेकिन अब इधर x की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो x के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं है, तो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेंज। भैया अब तो क्लियर है या अभी भी रिपीट कराओगे? यस सर। यस हाँ तो अरे भैया clear बढ़िया। है। चलो डन। सर क्लियर तुषार है। ओके ओके। और यार ये क्या है, बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि नेट खत्म 2 आ गया। भैया नेट में रिचार्ज करा के रखा करो, क्यों इतना मतलब व्हाट्सएप पे चैट करते हो कि तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो जाता है? बल्कि कल होता तो मैं समझ में भी आ जाता कि कल एक दिन था, उस दिन चैट ज्यादा होती है। आज किस बात का चार्ज खत्म हुआ तुम्हारा? यस सर। चलो
आगे बढ़ चलूं? आज ऐसे करते हैं, सिर्फ इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। डन? ओके सर। चलो Yes, भैया। sir. यस सर। हाँ देखा, अब आया ना सारा एंथू आ गया, अब तो सबका नेट भी चल गया। चलो तो भैया ज्यादा टॉर्चर किए बिना तुम लोगों को बस आज फॉर्मूला लिख देते हैं और फिर एक एक करके इन फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, जैसे उस केस में था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा, याद रखो, 2u sin थीटा बाय जी, और इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं 2uy बाय जी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा टाइम के लिए वर्टिकल वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आपके पास आएगा रेंज का। रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी u cos थीटा, टाइम की वेलोसिटी थी हमारे पास, मतलब टाइम का फॉर्मूला था 2u sin थीटा बाय जी। तो हमारे पास टाइम के 2-3 फॉर्मूले आएंगे जो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये वाला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। याद रखना ये 2 थीटा स्क्वायर नहीं है, आधे बच्चे तो इसी में गलती करते हैं। और दूसरा फॉर्मूला 2 इंटू यू एक्स यू वाई बाय ए वाई। क्या इसमें कोई दिक्कत है पहले दो फॉर्मूले में? नो सर। नो सर। बढ़िया, बोल भी मत देना, बहुत मार खाते। चलो No. यू वाई स्क्वायर बाय 2g, बस अभी फिलहाल ये 3 फॉर्मूले लिखो, क्योंकि इससे ज्यादा फॉर्मूले लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो समझाने पड़ेंगे कि वो सब कैसे कैसे आए। तो बस आप ये 3 फॉर्मूले पे भी काम करके छोड़ दो कि टाइम ऑफ फ्लाइट TF इक्वल्स टू 2u y बाय ए वाई, रेंज का फॉर्मूला ux इंटू टी, या फिर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, या फिर 2ux uy बाय ए वाई। और सिमिलरली मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सर कर लिए सर। कर लिए? तो Yes, चलो sir. डन। सर आज के लिए भैया इतना ही। सब लोग बस चेक कर लो कि किसी को अगर कुछ भी आज के टॉपिक में डाउट लगा हो, कुछ रिपीट कराना हो, तो मजाक से हटके रिपीट करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर एक्सक्यूज मी थर्ड सर। वाला फॉर्मूला बता दो। थर्ड वाला फॉर्मूला बताना है? थर्ड वाला फॉर्मूला मतलब हाइट वाला फॉर्मूला कह रहे हो आप? यस सर। यस ठीक सर। है, वो बताता हूँ। और बोलो, और क्या डाउट है? अभी तो वही है। तुम्हारी भी वही है? चलो डन। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है? देखो, जब मैं बॉल को किसी एक एंगल पे फेंक रहा हूं, जैसे जैवलिन थ्रो होता है बेसिकली, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो ये ऑब्जेक्ट है ये पहले ऊपर जा रही है और फिर ये नीचे आ रही है। तो कितनी हाइट तक ये ऊपर गई थी, इस हाइट को हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट। और Height. जैसे मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, मैक्सिमम हाइट पे हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होने वाली। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे? 0 हो जाएगी। तो मैं ये हाइट कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये बॉल कितनी हाइट तक गई और फिर ये नीचे आने लग गई। तो उस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, क्योंकि हमारी हाइट जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, इसलिए। यस सर। डन? राधिका, आपका डाउट भी क्लियर है? यस सर। चलो, सर हाँ, हमारा बोलो। कल का थोड़ा टॉपिक रह गया था। कल का आपका टॉपिक जो कह रहे हो ग्राफिकल मेथड रह गया था, ऐसा कुछ रह नहीं गया है राधिका। बाकी एक काम करूंगा, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन करा दूंगा ग्राफिकल मेथड के, ताकि जो डाउट होगा या कुछ जो रह भी गया वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। ठीक है, डन। यस सर। चलो तो भैया मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय।